So they hold the pen here. Pen. तो 2 मिनट वेट करें, स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए। अल्फिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिएगा। हाँ सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से वेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास से इसलिए मैं स्टूडेंट का वेट कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग की चीज छूट गई, मैथमेटिकल टूल्स अगर आपका छूट गया फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, मैथमेटिकल टूल्स
देखिए मैथमेटिकल टूल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लास्ट में ग्राफ। ये 3-4 चीजें मेरे को बेसिकली आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 4 चीजें नहीं आती हैं तो फिर पूरा वेक्टर आपको पढ़ा, फिजिक्स में पढ़े 11th-12th फिजिक्स पूरा वेक्टर पे डिपेंड है, ठीक है। मैकेनिक्स तो पूरा वेक्टर, ठीक। और जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो भी आपका पूरा वेक्टर, ठीक। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो डिफरेंशिएशन का बेसिकली यूज कहाँ आते हैं, मैकेनिक्स, ठीक है। जो 11th का जो पोर्शन है उसमें डिफरेंशिएशन ज्यादा आता है, ठीक है। जैसे dx ओवर dt करते हैं, dt ओवर dt करते हैं, उसके बाद कई सारे आपके ग्राफ दिए रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे लॉ के टर्म में ग्राफ दिया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन बेसिकली यूज करेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 70% इंटीग्रेशन से क्वेश्चन होता है, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ, जैसे कि हमें कोई इक्वेशन दे दी रहती है, सिंपल पूछा रहता है कि ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, तो पार्टिकल कैसा मूव कर रहा होगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, हाइपरबोलिक मूव करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, या इलेक्ट्रिकल पाथ को फॉलो करेगा। तो ये सब बेसिकली आपके यूज आने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होने जब हम स्ट्रेट लाइन मूव पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे ग्राफ देखो पता होना चाहिए, तो ये नहीं कि पूरा डिटेल में चाहिए, अगर ऐसा फंक्शन है तो ये ग्राफ बनता है, अगर ऐसा फंक्शन है तो ये ग्राफ बनता है, दैट्स इट, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में 3 दिनों तक यही पढ़े मैथमेटिकल, ठीक है। क्योंकि नीट वालों को मैं ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ सारे क्वेश्चन, जब फिजिक्स से स्टार्ट होता है फिर से क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन कैसे कर दिया, इंटीग्रेशन कैसे कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अल्फिया क्लियर है बेटा, अल्फिया, अल्फिया आपको आवाज आ रही है मेरी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार रिकनेक्ट कीजिए। और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेरी करनी, ठीक है। चलिए, वेक्टर, आप लोग 2 सेपरेट कॉपी बनाएंगे, एक कॉपी तो आपकी जो यहाँ पे क्लासेस वगैरह में चल रही है, एक कॉपी होगी जो मैं असाइनमेंट, वो पूरे के पूरे असाइनमेंट सॉल्व होती है दूसरे कॉपी, ठीक है। और जब भी मैं क्वेश्चन बताऊं उसमें हमेशा बताता हूँ कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से ही एक तीसरी कॉपी बना लें जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके हों एक इकट्ठे, कि अगर मैं रिविजन करूं तो एक जगह हो मेरे पास तीनों कंटेंट, क्योंकि आखिर में क्या होता है जब दिसंबर जनवरी तक पहुंचते हैं तब आप लोग बुक कॉपी पलटने स्टार्ट करते हैं, जब इंपॉर्टेंट चीजों को मैं पढ़ूं तो वो पता नहीं लेकिन सारी चीजें मिक्सअप हो चुकी होती हैं, तो सब ढूंढते रहते हैं, पता चले कोई पॉइंट ही स्किप हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट डे से अगर ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे, जैसे भी बीच में ब्रेक मिलेगा 15 घंटे या 1 घंटे, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग में 15-15 मिनट का ब्रेक दिया, बाद में आधे घंटे का भी ब्रेक मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि थोड़े से आपस में बातें कीजिए, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए, या तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले उसको सेपरेट कॉपी में साथ साथ में नोट कर लीजिए, क्योंकि नीट वाले क्या करते हैं आगे में क्या बोलते हैं, सर फिजिक्स के फॉर्मूले बता दीजिए इंपॉर्टेंट, जिसके फॉर्मूले से क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता, अगर नीट का पेपर देखेंगे तो फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते जब तक उसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही चीजों को अलग अलग बाइफरकेट करके रखेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सर अब आ रही है हमारी आवाज? हाँ अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अभी पूछते कि ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है तो ये बेसिक लेवल पे फिजिक्स में रहेगा, ऐसा कंप्लीटली मैथमेटिक के लेवल पे नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, बेसिक मैं डिफरेंशिएशन बताऊंगा जितना हमें यूज करना है फिजिक्स में, ठीक है। क्योंकि जो आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं मैथ्स में पूरे 2 साल पढ़ाया जाता है, मैं यहाँ पे 3 दिन में पढ़ाऊंगा, तो उतनी ही चीजें बताऊंगा जिसको यूज करके मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। यस।
चलिए वेक्टर, अब वेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ में डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। मैंने कहा कि आपके पास एक वेक्टर है ए, मैंने कहा कि अगर ए वेक्टर है तो इसको ऊपर में एक एरो मार्क बना, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर। ठीक है, वेक्टर अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपका क्या है, मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। अगर मैंने सिंपल ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने कहा कि ये एक वेक्टर ए, तो ये जो एरो है, एरो आपका क्या बता रहा है? डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में वेक्टर आपका रिप्रेजेंट करना है। और ये जो लेंथ है ये बताता है मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक, अब इस एरो में दो चीजें होती हैं, एक तो आपका है टेल, इसकी पूंछ, और दूसरा है हेड। अगर मैं इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो मैं एक एरो रिप्रेजेंट करूंगा जिसका टेल होगा और जिसका हेड होगा। जो हेड का डायरेक्शन है वो वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, और जो इसकी लेंथ है वो क्या बताएगा? इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। छोटी छोटी चीजें नोट करके फिर क्वेश्चन बताने तो लिखना है। अमित, आपको आवाज आ रही है मेरी? अमित, आ रही है सर आवाज? हाँ, आप लोग इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन में इंटरेक्शन होना चाहिए मेरे साथ। ठीक है, अल्फिया एंड अमित? यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि ये तो आपने सिंपल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? या तो दोनों वेक्टर के हेड ज्वाइंट हो या तो दोनों वेक्टर के टेल ज्वाइंट। ठीक है, अगर दो वेक्टर के हेड ज्वाइंट है या दोनों वेक्टर के टेल ज्वाइंट है तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या होगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। पहले इसको अपने बड़ी में लिखिए जल्दी से। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब हुआ या तो दोनों वेक्टर के हेड ज्वाइंट हो या तो दोनों वेक्टर के टेल ज्वाइंट हो, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वही क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोग नोट्स वैसे ही बनाएंगे, हिंदी इंग्लिश जैसे यूज करना है वैसे यूज कीजिए। ये नोट्स आपके पर्सनल हैं, ताकि आप लोग पढ़े तो आपको सभी चीजें रिकॉल हो जाए। इसमें मैं प्योर इंग्लिश में आपको सभी चीजें डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। ये तो वो बुकिश लैंग्वेज तो आपको सारे हर एक बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? या तो दोनों वेक्टर के हेड ज्वाइंट हो या तो दोनों वेक्टर के टेल ज्वाइंट हो, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। स्नेहा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यहां तक क्लियर है सबको? अब देखिए, नीट में यही क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसी पे क्वेश्चन था नीट का। आप लोग बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है। जैसे कि मैंने कहा, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, और मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। इज इट करेक्ट? नो। ठीक है, क्यों करेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन है। ठीक है, और हमने इन दोनों के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट किया है, तो ये आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लिखिए, थीटा डजंट रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। रीजन भी जरूर मेंशन कर लीजिए, वैसे पता है।
स्नेहा, अमित, अल्फिया, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब जैसे कि मैंने सेकंड ऑप्शन लिया, मैंने कहा कि एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, क्या ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। क्योंकि दोनों के टेल ज्वाइन। ठीक। थर्ड ऑप्शन लिया, एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है, ये एंगल थीटा है, क्या ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? नो। नो, क्यों? देखिए, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज सर, नहीं कर रहा होना है। चाहिए। हाँ, कर रहा है। वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अंतिया ध्यान दीजिए, ये वेक्टर ए वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूं। यस। तो क्या मैं इसको ए वेक्टर लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने डायरेक्शन पे कोई भी चेंजेस नहीं किया है। वेक्टर ए यही है। मैं वेक्टर ए को यहां बनाऊं, यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, कोई फर्क नहीं है तीनों में। ठीक है, क्योंकि तीनों केसेस में मैंने इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। अब देखिए, क्या ये ए और बी के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। हाँ, लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आप लोग पता लगा सकते हैं कि अगर कोई सा भी फिगर दिया है तो कौन सा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा? अल्फिया, अमित? यस। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे चल रहा हूं। नोट कर लिया? यस सर। अमित? हो गया सर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूनिट वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूनिट वेक्टर यूज आएगा जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। लिख लीजिए सिंपल डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, और इस तरीके के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। Vector which has magnitude 1 is known as unit vector. अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर था और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो ए वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर क्या हो, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर को अगर मेरे को ए का यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? वेक्टर को मॉडुलस लिख लूं या सिंपल ए लिख लूं? इसका मतलब ये क्या होता है कि ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अमित, अल्फिया, स्नेहा, आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यस सर, गॉट इट। सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो आप बोलेंगे तभी तुम्हें को पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ऐसे शांत रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? अब देखिए, अगर मैं वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, अगर ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, दैट मींस ए कैप। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं एक वेक्टर को लिखना चाहूं तो ए वेक्टर को क्या लिखूंगा? ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अगर ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर, या सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर। आगे समझ में, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक, नोट कर लिया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। यस सर। Component of vector, components of vector, components of vector का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, इस पे भी नीट का क्वेश्चन आया, ठीक है? क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या है। मैंने कहा कि components of vector, एक वेक्टर है आपके पास, आपने कहा ये वेक्टर है A, ये आपको वेक्टर पता है, ये गिवन है, ठीक? अब मैंने कहा ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब आपने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। मैंने अगर इस पे एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, इस वाले ट्राइंगल में मैंने कहा कि ये जो है एक्स है और ये क्या है, वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स में 70% क्वेश्चन हमारे कंपोनेंट्स डिवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है? इसलिए इस चीज को ध्यान से समझिए, जो तरीका बताऊं उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि ये वेक्टर है जिसका एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा लिखूं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, x, और हाइपोटेनस क्या है, a, सिंपल a, वेक्टर a नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है? तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन a। दैट मींस x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे sin थीटा लिखूं तो sin थीटा आपको आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, y डिवाइडेड बाय a, तो y डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू sin थीटा। दैट मींस y इज इक्वल टू a sin थीटा, sin थीटा, ठीक? अब याद करने का तरीका, अगर सिंपल आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, मैंने कहा कि x डायरेक्शन में ए वेक्टर का कंपोनेंट कितना है, x, और x की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा, ठीक है? मतलब कि मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि जो भी फोर्स है, जैसे कि मैंने कहा कि ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 न्यूटन, ठीक है? और मैंने कहा कि जो 10 न्यूटन का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, मतलब कि 10 न्यूटन का x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है, a cos थीटा, और 10 न्यूटन का y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है, a sin थीटा, ठीक? याद करने का तरीका क्या है कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, ये थीटा के साथ जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, cos, ठीक है? और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, sin, ठीक है? जिसको अपने वर्डिंग में लिखे इसी तरीके से, क्योंकि हमें हर एक जगह ऐसा फिगर नजर नहीं आएगा, कुछ उल्टे सीधे फिगर नजर आएंगे, तो हमेशा वहां पे हमें यही चीज याद रखना पड़ेगा कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, cos, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, sin। इसको इसी वर्डिंग में लिखे बेटा। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब
इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर नोट कर लिया तो बता दीजिएगा, फिर मैं समझाऊंगा। नोट कर लीजिए, पूरा टाइम लीजिए नोट करने का। सर हो गया। ठीक है। अब क्या ये जरूरी है कि मैं एक्स एक्सिस यही लूं और वाई एक्सिस यही लूं? मेरा मन ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने मान लिया कि स्नेहा आई, उन्होंने कहा कि सर मैं इसको एक्स एक्सिस नहीं लेना चाहती, उन्होंने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस ले लिया। उनकी मर्जी है, उन्होंने कहा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। ठीक है, क्या आप न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में एक्स और वाई एक्सिस नहीं बना हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा कि मैं एक्स एक्सिस कैसे लूं और वाई एक्सिस कैसे लूं। वो हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे कि कैसे लेने पे हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज ये बताइए, अगर मैंने एक्स एक्सिस ये ले लिया, वाई एक्सिस ये ले लिया, तो जो ए वेक्टर है इस पे कोई फर्क पड़ा? यही नो क्वेश्चन सर, एग्जाम में आया। नो। ए वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, लेकिन किस पे फर्क पड़ा? किस पे फर्क पड़ा? अब मैंने कहा कि जो ए वेक्टर है वो न्यू एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं। ठीक, जो हमने नया एक्स एक्सिस डिफाइन किया है, अब उसके साथ ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अब मैं अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स निकालूं तो मैं फिर से वही काम करूंगा, इस ए वेक्टर से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगा, ए कॉस अल्फा, और ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगा, ए साइन अल्फा। ये क्लियर है? यस। बेटा आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या आया था, बाय ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस which of the following parameters will not change? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ओरिएंट कर दूं, ओरिएंटेशन का मतलब रोटेट कर दूं। ठीक है, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस था स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर मैं इसको ओरिएंटेशन, इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक, वेक्टर ए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेक्टर ए तो उसी डायरेक्शन में है, लेकिन बेटा किस पे फर्क पड़ रहा है, कंपोनेंट्स पे। ठीक है, अगर मैं एक्सिस को ओरिएंट कर दूं, मतलब कि बाय ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस कंपोनेंट्स विल चेंज बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन वेक्टर। एक्सिस को ओरिएंट करने पे कंपोनेंट्स पे फर्क पड़ता है, लेकिन वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यस सर। बेटा ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके गुड। यहां तक अगर नोट कर लिया तो नेक्स्ट पे चलें। ओके सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मैंने कहा कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। We are having two vectors A and B, and angle between two vectors is theta. हमें क्या करना है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है बाय एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मेरे को A और B को ऐड करना है और उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है।
अब अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूं तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वो भी वेक्टर मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करता हूं तो रिजल्टेंट भी मेरे को वेक्टर मिलता है। ठीक, तो मैंने कहा कि ए और बी को मैंने ऐड किया तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिला, आर, मतलब कि ये भी एक वेक्टर मिला। अब देखिए दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आपके नीट में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। एडिशन का तरीका जो बता रहा हूं उसको भी ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा ए वेक्टर ये था, वेक्टर के डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, ये ए वेक्टर था। ए में मेरे को क्या ऐड करना है, बी। ए में मेरे को बी वेक्टर को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए का जो टेल है, ए के टेल से किसको जोड़ दूंगा, बी बी के के टेल को, ए के हेड से बी के टेल को जोड़ दूंगा। ठीक है, ए प्लस बी करना है, तो ए वेक्टर तो ये रहा, इसमें मैं किसको जोड़ दूं, बी के टेल को। और मैंने कहा कि बी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या लिया, ये बी वेक्टर था, बी वेक्टर को उठाया और ऐसे ही इसके सामने जोड़ दिया। अगर इसके सामने जोड़ूंगा तो मैं ऐसे ही जोड़ूंगा। यस सर। यहां तक क्लियर है? हम्म, तो ये मैंने ए प्लस बी किया, ए में बी को ऐड कर दिया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यहां से आपने स्टार्ट किया था और यहां पे एंड हो गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ दीजिए, यही आर वेक्टर होता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ दीजिए, यही आपका आर वेक्टर होता है। बेटा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर, क्योंकि हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, पूरा का पूरा खेल वहां पे वेक्टर का ही है, रिलेटिव। इसलिए ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा इस पे एक क्वेश्चन करते हो, उसके बाद इसके डेरिवेशन पे आते हैं। मैंने कहा कि एक वेक्टर ए है, इसमें बी को ऐड किया, फिर सी को ऐड किया, फिर डी को ऐड किया, फिर ई को ऐड किया। मेरे से पूछा गया फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसकी वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए, फिगर आपके सामने है। बताइए, हर एक को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, हाँ तो क्या उसी की वैल्यू मेरे को चाहिए। स्नेहा, मेघा, लकी, अमित, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, जल्दी से बताइए, फिगर आपके सामने है, रिजल्टेंट वेक्टर मेरे को बताना है, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी। सर जीरो सर, एंड और फाइनल पॉइंट तो है नहीं सर, सेम है। बस, बिल्कुल सही। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि आपने क्या किया, ए में बी को ऐड किया, बी में सी को ऐड किया, सी में डी को ऐड किया, डी में ई को ऐड किया, ई में एफ को ऐड कर दिया। ठीक, तो इनिशियल पोजीशन तो बेटा यहीं पे था, स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड भी बेटा यहीं पे हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0। दैट मीन जो ये वैल्यू मेरे को मिली r इज इक्वल टू, तो ये क्या मिला, 0। ठीक है, इसको हम लोग 0 नहीं लिखते, इसको 0 वेक्टर लिखते हैं, क्योंकि ये जो मेरे को वैल्यू मिली है हर एक वेक्टर के एडिशन के कारण मिला है।
तो ये मैं सिंपल जीरो नहीं लिखूंगा, जीरो वेक्टर लिखूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए, अगर मैं वेक्टर को ऐड करूं या वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूं, ऐसा करने के बाद अगर मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर जीरो मिलता है, तो इस टाइप के वेक्टर को मैं कहता हूं नल वेक्टर। Null vector. Yes, sir. लकी क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके। नोट कीजिए, नोट कीजिए। वेक्टर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे अगर रिजल्टेंट वैल्यू जीरो मिलती है, तो उसको हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ओके। आप लोग थोड़ा अपनी, सभी लोग अपनी आवाज मेरे को बताइए, मैं तब तक पता लगा सकूं हाँ कि कौन जवाब दे रहे। लकी आप बोलिए। यस सर बोलिए, कम से कम पता तो चले कि हाँ आपकी आवाज है। लकी, लकी आपको आवाज आ रही है मेरी? अमित आपको आ रही है? Yes, sir. आ रही है सर मुझे। अच्छा अमित को आ रही है। लकी आपको आ रही है? लकी, लकी आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। मेघा? Yes, sir. स्नेहा? Yes, sir. देखिए बेटा, ऑनलाइन क्लास में बताएं आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन में तो मैं सामने बैठ के आप लोगों की शक्लों को पहचान सकता हूँ कि हाँ क्या चीजें समझ में आई, क्या चीज समझ में नहीं आई। लेकिन ऑनलाइन में जब तक आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं, मैं कुछ नहीं पता लगा पाऊंगा। चलिए वापस वहीं पे आते हैं। मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। मेरे को क्या करना है, ए प्लस बी दोनों वेक्टर को ऐड करना है। ठीक, अगर मेरे को दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो मेरे को तरीका पता है। ये ए वेक्टर में मैं बी वेक्टर को ऐड कर दूंगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाली लाइन, ये आर वेक्टर होगी। यस और नो? Yes, sir. थीटा क्या होगा, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो थोड़ा बेटा ये थीटा होगा। Yes, सही sir. लिखा है? हम्म। ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर, अगर ये भी एक वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा और इसका भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? मैंने क्या किया, ये जो बी था, बी से मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। ठीक, अगर मैं बी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो बेटा ये कंपोनेंट कितना होगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। Yes, sir. ये क्या होगा, Cos बी कॉस थीटा, बिल्कुल सही। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है, Yes, sir. और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट B sin theta. साइन थीटा, बिल्कुल करेक्ट। मैंने कहा ये ट्राइंगल है पी क्यू आर एस। इन ट्राइंगल पी क्यू एस, अब देखिए जो पी क्यू एस ट्राइंगल है वो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, फिगर को देखते हुए बताइए पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है। R. सिंपल आर, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यू एस को क्या मैं क्यू आर
प्लस आर एस लिख सकता हूं। यस सर। क्यू आर क्या है बेटा? ए ए, और आर एस क्या है? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा, बिल्कुल सही। पीएस, पीएस क्या है बेटा? बी साइन थीटा। अब देखिए पी क्यू एस एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर पी क्यू एस राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है? क्यू एस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर पी एस स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यस आपने सर। इसको लिखा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, पी एस का मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या था? आर, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मेरे को बताइए नोट कर लिया, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा। नोट कीजिए आराम से। यस सर। ठीक है, स्नेहा नोट कर लिया? स्नेहा सर कर लिया नोट। बेटा बोलना पड़ेगा ना, चलिए धीरे धीरे आदत हो जाएगी बोलने की। नोट कर लिया? अब देखिए R इज इक्वल टू, देखो क्या मिला? R इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स को देखिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैं क्या करूं? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? बी स्क्वायर। अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो Yes, sir. सिंपली बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आपको पता चल गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सिंपल, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें कहाँ कहाँ पे यूज आने वाली हैं। जब रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ेंगे वहां पे ये सब चीजें यूज आएंगी। उसके बाद जब हम लोग एसिटिक वेव पढ़ेंगे वहां पे यूज आएगा, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे वहां पे यूज आएगा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां पे यूज आएगा, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे वहां पे यूज आने वाला। ठीक, तो ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आएगा। जब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये चीज आता है, वहां पे हमारा थीटा क्या हो जाता है? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट और वोल्टेज। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे यूज आएगा। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. ओके, नोट कीजिए। लकी आपको आवाज आ रही है? लकी चलिए, अभी मैंने कहा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो बेटा आपने निकाल लिया। अब दूसरा पॉइंट आता है डायरेक्शन। क्या मैं डायरेक्शन कैसे निकालूं? ठीक है,
तो रिजल्टेंट वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन अब मेन मुद्दा है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने कहा कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए के रेस्पेक्ट में अल्फा एंगल पे है, ठीक है। मेरे को तो डायरेक्शन बताना है, तो मैं तो डायरेक्शन हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बताता हूँ कि मैं इसके रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के रेस्पेक्ट में अल्फा एंगल पे है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए tan अल्फा अगर मैं लिखना चाहूँ तो tan अल्फा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेटा अगर यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है b sin बी साइन थीटा, थीटा, बी और साइन बेस थीटा, कितना है, ए बेस ए प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस ए प्लस बी cos कॉस थीटा। थीटा। अब इसको याद करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे याद किया जाता है। यहाँ पे जो अल्फा था वो a के रेस्पेक्ट में था। आपने कहा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है a के रेस्पेक्ट में अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में आपने ये एंगल लिखा है, a के रेस्पेक्ट में लिखा था, तो a के साथ देखिए ना ही कॉस आ रहा है ना ही साइन आ रहा है, ठीक है। तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू जिसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे उसके साथ ना ही साइन आएगा ना ही कॉस आएगा, और जो दूसरा वेक्टर बचा उसके साथ साइन और कॉस लगा दीजिए, ठीक। मैंने कहा कि चलिए, स्नेहा ने कहा कि सर मैं तो अल्फा एंगल डिफाइन करूंगी, अमित ने कहा कि सर मैं तो अल्फा डिफाइन नहीं करूंगा, मैं तो बी के साथ बताऊंगा। इन्होंने कहा कि बी वेक्टर तो ये था, बेसिक डायग्राम क्या चाहिए, बी वेक्टर यही था ना, तो ये बी वेक्टर है। इन्होंने कहा कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक। डायरेक्शन तो आपके पे डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बताना चाहते हैं, ठीक है। अमित ने कहा कि सर मैं तो बीटा को डिफाइन करूंगा, तो अमित ने कहा कि सर tan बीटा, अब बताइए इसको tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिखूं, जिसके रेस्पेक्ट में ये बीटा डिफाइन किया उसके साथ ना ही साइन आएगा ना ही कॉस आएगा। बेटा किसके रेस्पेक्ट में ये डिफाइन किया था बीटा, p के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यस सर। तो p के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया था, तो मैं सिंपल क्या नीचे लिख दूंगा b, बचा क्या a sin थीटा प्लस a cos थीटा। तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और tan अल्फा या tan बीटा से आपने क्या निकाल लिया, डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन भी बता दिया कि डायरेक्शन क्या होने वाला है। जल्दी से नोट कीजिए और तरीका भी बेटा जरूर से लिख लीजिएगा, क्योंकि हर एक जगह आपको ऐसे डायग्राम नहीं मिलेंगे सिंपल से। ओके सर। नोट करने पे बता दीजिएगा कि आपने नोट कर लिया है। डन। बेटा नोट कर लिया सभी ने, बेटा सबने नोट कर लिया। आप लोग बोलते क्यों नहीं है, लकी, अमित, मेघा, स्नेहा, यस सर। यस सर। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने कहा कि दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। अब आपको यहाँ पे निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस बी।
अभी आपने दो वेक्टर का एडिशन सीखा, अब मेरे को क्या करना है, a माइनस बी करना है। ठीक, तो मैं पूरे डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मेन कॉन्सेप्ट मेरे को वो समझाना है। अब देखिए, ये जो आपने a माइनस बी लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? कोई फर्क पड़ा? नो सर। ठीक है, ये माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? सर नीचे की बिल्कुल सर वो डायरेक्शन। माइनस माइनस वाई एक्सिस पे। माइनस सिर्फ क्या डिनोट करता है, अगर मैं वेक्टर के साथ माइनस लगा दूं तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? वो मैग्नीट्यूड को डिफाइन नहीं करता। अगर मैंने वेक्टर के साथ माइनस साइन लगा दिया तो वो सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। तो अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसके जस्ट अपोजिट। ये बेटा माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक है? तो ये तो एक वेक्टर बन गया, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर आपने माइनस बी वेक्टर लिख दिया, इसका मतलब आपने ये माइनस बी वेक्टर बना दिया। तो इसको क्या मैं एक नया वेक्टर मान सकता हूँ? हाँ, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा था ना, और डायरेक्शन के साथ आपने वेक्टर बना दिया। तो हमें क्या करना है, ए में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। ए में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस केस में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसको इंपॉर्टेंट करके फॉर्मूला नोट कर लीजिए। बेटा क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े? यस सर। ठीक, नोट कर लिया। अब देखिए, आपके पास कितने एक्सिस होते हैं? 3 एक्स वाई जेड। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हर जगह हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक? उस चीज से बचने के लिए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या मान लिया, आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप, ठीक? तो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मैंने कहा कि ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर है ए। अब मेरे से बोला गया कि ए को मेरे को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म, ठीक है? तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। हम लोग किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, वो चीज सीखने वाले हैं। तो बेसिक चीज तो आपको पता थी कि आपने कहा कि ये वेक्टर है, तो बेसिक तरीका क्या था, आप यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या आपने कहा कि थीटा है, तो ये जो x कंपोनेंट है बेटा, x कंपोनेंट कितना है, a cos थीटा, और y कंपोनेंट कितना है, a sin थीटा। a sin थीटा। बेसिक अभी थोड़ी देर पहले जब हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था तो वहां पे एक चीज मैंने लिखाई थी, वेक्टर a इज इक्वल टू a इनटू a, याद आ रहा है? यस सर।
किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, a cos थीटा बेटा किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। तो अगर मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तरीका देखिए ध्यान से। फिर से अभी आपने रिजल्टेंट वेक्टर भी पढ़ा था कि अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूं तो मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। तो दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या था, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूं कि एक वेक्टर ये है, सही है, मैंने इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, और दूसरा वेक्टर ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट थी और ये एंड पॉइंट है। स्टार्ट और एंड को जोड़ दिया तो मेरे को ये वेक्टर मिल गया। बेटा क्लियर है? ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो वेक्टर फॉर्म में तरीका क्या था, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, a cos थीटा, यूनिट वेक्टर क्या है x डायरेक्शन में, i कैप, प्लस इसमें मैंने क्या ऐड किया, ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, a sin थीटा, और यूनिट वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन में, j कैप। तो मैंने कि सिंपल किसी भी वेक्टर को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। बेटा क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। अल्फिया आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, बीच में आप काफी देर तक कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। हाँ सर, हमारे डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो रहा था तो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करें। अच्छा ठीक है। नोट कर लिया यहाँ तक? ले जाओ अपना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपने लिखा है, अगर मैं i का कोफिशिएंट देखूं, i का कोफिशिएंट कितना है, a cos थीटा। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो a cos थीटा किस चीज को बता रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन x डायरेक्शन, या सिंपल मैं कह सकता हूं x कंपोनेंट। ठीक है, उसी तरीके से a sin थीटा क्या बता रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन y डायरेक्शन। मैं इसको सिंपल y कंपोनेंट कह सकता हूं। तो देखिए तरीका, अगर मैंने एक वेक्टर ऐसा लिख दिया, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, अगर मैंने ऐसा लिख दिया और मैंने पूछा कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ a इन x डायरेक्शन, मैं सिंपल i का कोफिशिएंट देखूंगा 2 और ये कह दूंगा 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ a along x डायरेक्शन, या सिंपल 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, x कंपोनेंट को। उसी तरीके से जो j का कंपोनेंट है, j का जो कोफिशिएंट है, वो बेटा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, y कंपोनेंट। छोटी छोटी चीजें हैं, समझेंगे तो बड़े क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बेटा यहां तक क्लियर है? यस और नो बोलना पड़ेगा। यस सर। यस सर। ओके, अब अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, तो कौन से दो वेक्टर, मैं तो सिंपल कह रहा हूं, ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो सिंपल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे दो वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90। यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में बेटा एंगल कितना है, 90। ठीक, तो इसको लिखने का तरीका, इन जनरलाइज कर रहा हूं मैं, अगर कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ है,
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड ए कैप। तो यहाँ पे अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर है बेटा, क्लियर है? आप तो बहुत डल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यस और नो भी नहीं बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। आप लोगों को बोलने में शर्म आ रही है क्या? चलिए, तो आज यहीं तक, इसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि बिल्कुल बेसिक कम से कम मैथ्स वाला पार्ट आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जब फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी तो मैं फास्ट कर दूंगा खुद ही सिलेबस। ठीक है बेटा, और थोड़ा सा रेस्पॉन्स कीजिए प्लीज, नेक्स्ट क्लास से आप लोग रेस्पॉन्स कीजिए, क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए। जितना रिस्पॉन्स करेंगे चीजें आपको समझने में आसानी होगी। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि ताकि आपकी स्टार्टिंग में ही हेजिटेशन खत्म हो जाए। और ये स्टार्टिंग चैप्टर है, मतलब कि स्टार्टिंग है तो फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं की है। फिजिक्स तो मैं नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करूंगा, अभी तो पूरा वीक आपका मैथमेटिकल टूल्स चलेगा। और इस वीक में कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ इंटरेक्टिव हो जाइए, ताकि फिजिक्स में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोग मेरे से विदाउट हेजिटेशन क्वेश्चन पूछ सकें। एग्जाम वही क्वालिफाई करेगा जो बिल्कुल इंटरेक्टिव रहेगा क्लास में। इंटरेक्शन का मतलब यही होता है कि अपने डाउट्स को यहीं पे क्लियर करता हुआ चल रहा है, नहीं तो डाउट्स को इकट्ठे करते रह जाएंगे, वो घर पे वैसे ही रह जाएंगे, फिर अगले साल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यस। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय बाय।